नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड को बुक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। हिमांशु कफटिया जी की पुस्तक हमारी चल रही है और इस सीरीज की आज हम 9वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, फतेह शाह के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना किसने करी थी? फतेहपति शाह के बारे में हम जान रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इनके नवरत्नों के बारे में बात करी थी, कौन कौन उनमें शामिल थे, सबको देखा। इनके दरबार में और भी कई सारे विद्वान रहते थे जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना करी, जैसे मतीराम थे, रतन कवि थे, जटाधर थे, कवि भूषण थे। ये सभी के सभी किसके दरबार में रहते थे? फतेहपति शाह के दरबार में। इन्हीं में एक व्यक्ति ने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना करी, जो फतेहपति शाह के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी देता है, और इसके रचयिता हैं जटाशंकर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश को रतन कवि के द्वारा लिखा गया है। रतन कवि इन्हें शेमराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और रचना है जिसका नाम है वृत्त विचार। यह भी फतेहपति शाह के काल की है। कविराज सुखदेव मिश्रा के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा एक और है वृत्त कौमुदी। जो वृत्त कौमुदी है इसे मतीराम ने लिखा है, और मतीराम ने ही फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी के साथ करी थी। ठीक है। गुरु राम राय ने श्रीनगर गढ़वाल में कब शरण ली थी और फतेह शाह ने उन्हें किन गांवों को दान में दिया था? तो देखिए, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे, 3 गांव उनके अधिकार में दिए थे। इन 3 गांवों का नाम था खुरबुरा गांव, राजपुरा गांव और चामासारी गांव। और कब दिया था? ये इन्होंने 1675 का आंसर आपका होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो गुरु राम राय थे ये देहरादून में आते हैं 1675 में, श्रीनगर दरबार में जाते हैं 1676 में। पूछेगा देहरादून कब आए? 1675। श्रीनगर दरबार में कब गए थे? 1676। 3 गांव इनको यहाँ पे दान में फतेहपति शाह के द्वारा दिए गए। बाद में प्रदीप शाह पंवार वंश के राजा बनते हैं। प्रदीप शाह फिर 4 गांव दान में देते हैं, जिसमें छायावाला, भुजनवाला, पंडितवारी और घंटावाला शामिल हैं। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। फतेहपति शाह के शासनकाल के दौरान कुमाऊं के राजा उद्योग चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और बधानगढ़ पर कब्जा कर लिया और चांदपुर गढ़ी को लूट लिया। क्या ये सही है? फतेहपति शाह के काल में जो उद्योग चंद था यह गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, बधानगढ़ को कब्जा कर लेते हैं, चांदपुर गढ़ी जो पंवारों की पुरानी राजधानी थी यहाँ पर भी लूटपाट करते हैं। बिल्कुल सही है। गढ़वाल और डोटी के बीच हुई एक संधि के अनुसार गढ़वाल और डोटी की संयुक्त सेनाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, लेकिन उद्योग चंद ने उन्हें हरा दिया। इस पराजय के बाद गढ़वाल और जो डोटी था यानी नेपाल था, इनके बीच एक संधि होती है। संयुक्त सेना लेकर के ये कुमाऊं पर हमला करते हैं, लेकिन उद्योग चंद इन दोनों को यहाँ पे हरा देते हैं। ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1699 में किस कुमाऊनी शासक ने बाणगढ़ को यानी बधानगढ़ को लूटा और मां नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को छीन लिया था? तो बधानगढ़ इसे करना, यहाँ पे बधानगढ़ को लूटने का काम दोबारा से हुआ और यहाँ पर जो मां नंदा की स्वर्ण प्रतिमा थी उसे वह कुमाऊं में ले जाते हैं। इनका नाम था ज्ञानचंद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ज्ञानचंद 1699 में गढ़वाल पर हमला करते हैं। ठीक है। बाद में जगतचंद कुमाऊं के राजा बनते हैं। जगतचंद भी गढ़वाल पर हमला करते हैं और 1709 के आसपास श्रीनगर को यानी पंवार राजाओं की राजधानी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अगले ही साल वापस किसके हाथ में आ जाती है श्रीनगर? फतेहपति शाह के। ठीक है। निम्न में से कौन प्रदीप शाह की संरक्षिका थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका और राजाओं की संरक्षिका कौन थी? किसका संबंध किससे था? वो सवाल बन जाता है।
यहाँ पे प्रदीप शाह की संरक्षिका के बारे में पूछा है। प्रदीप शाह की संरक्षिका थी रानी कनकदई। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो रानी गुलेरिया थी ये किसकी संरक्षिका थी? रानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। रानी नेपालिया किसकी थी? ये नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। और रानी कटौची की बात करें ये फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, बेसिकली जब प्रदीप शाह राजा बनते हैं तो काफी कम उम्र उस समय इनकी थी और इनकी माता इनके संरक्षिका के रूप में उस समय फिर काम करना शुरू करती है। ठीक है, प्रदीप शाह का जो शासनकाल शुरू होता है वो 1717 से शुरू होता है और 1772 तक चलता है। इसमें शुरुआत के जो कुछ वर्ष थे उसमें रानी का ज्यादा अधिकार रहा, रानी के संरक्षण में शासन चला। माना जाता है 1730 के आसपास प्रदीप शाह वास्तविक रूप से उनके हाथों में शक्तियां आई थी। ठीक है, रानी राज के दौरान किन दो समूहों के बीच सत्ता के लिए भयंकर संघर्ष हुआ था? तो जब यहाँ पे रानी कनकदई का शासन चल रहा था, इस शासनकाल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है। स्वर्ण काल कहते हैं फतेहपति शाह के काल को। अगर पूछेगा ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किसे कहते हैं, रानी राज जो ये था, कनकदई का जो शासन था, इसको कहते हैं। इनके इस शासनकाल के दौरान जो दो इंपॉर्टेंट समूह थे उस समय, राजपूत और खस, इनके मध्य में सत्ता को लेकर के संघर्ष उस समय यहां पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 1730 के आसपास जब प्रदीप शाह वास्तविक रूप से राजा बनते हैं तब जाकर के ये संघर्ष रुकता है। प्रदीप शाह ने कुमाऊं के किस राजा के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और दोनों ने एक दूसरे को धर्म भाई घोषित किया था? तो दोनों ने एक दूसरे को धर्म भाई भी घोषित किया। और कुमाऊं के कौन से वो राजा थे जिनके साथ प्रदीप शाह ने अच्छे संबंध स्थापित किए? इनका नाम था कल्याण चंद। कल्याण चंद के ही काल में कुमाऊं पर रोहिल्लाओं का आक्रमण होता है जिसमें प्रदीप शाह उनकी मदद करते हैं। ठीक है, उस समय गढ़वाल और कुमाऊं के जो संबंध थे वो काफी अच्छे बन जाते हैं। कल्याण चंद को प्रदीप शाह और प्रदीप शाह को कल्याण चंद, यानी दोनों एक दूसरे को अपना धर्म भाई की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, जो प्रदीप शाह थे इनके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है इनके काल की जिसका नाम है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप जो पुस्तक है ये प्रदीप शाह के शासन काल की है जिसे मिधाकर शर्मा ने लिखा है जो इनके ही दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जयदेव बहुगुणा। ये भी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे, ये भी प्रदीप शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, प्रदीप शाह के एक और इंपॉर्टेंट मंत्री थे जिनका नाम पूछा जा सकता है, चंद्रमणि डंगवाल। किसके मंत्री थे? यही थे प्रदीप शाह के। श्रीनगर में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है मंगलेश्वर मंदिर, उसका निर्माण चंद्रमणि डंगवाल ने ही बनाया था। प्रदीप शाह का जो काल है वह गढ़वाल और कुमाऊं की मित्रता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ललित शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, इनके काल में सिखों के 2 आक्रमण गढ़वाल पर हुए। जो गढ़वाल का देहरादून वाला इलाका था यानी तटीय इलाका था, यहाँ पे लगातार मैदानों से हमले होते रहते थे। तो यहाँ पे सिखों के आक्रमण उस समय शुरू हुए। 2 इंपॉर्टेंट आक्रमण ललित शाह के काल में हुए। पहला 1775 में, दूसरा बड़ा आक्रमण 1778 में। ठीक है, बाद में सिखों के ये जो लगातार आक्रमण होते रहते थे, इन आक्रमणों से बचने के लिए जब जयकृत शाह गद्दी पर आते हैं वो सिखों को एक टैक्स देना शुरू करते हैं जिसका नाम था राखी कर। तो राखी कर किसको दिया जाता था? सिखों को, ताकि वे आक्रमण ना करें। ठीक है, तो पहला सही है। इन्होंने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर कुमाऊं का राजा बनाया था। यह भी सही है। ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का आमंत्रण हर्षदेव जोशी ने दिया था। यह भी सही है। कुमाऊं के अंदर जो आपसी संघर्ष था वो बढ़ता है। जो मोहन चंद था यानी मोहन गोसाई था, वो दीपचंद को कैद कर लेता है और कुमाऊं का राजा बन जाता है। उसके बाद हर्षदेव जोशी प्रदीप शाह को यहाँ पे आमंत्रित करता है। प्रदीप शाह जाता है और कुमाऊं को जीत लेता है, मोहन गोसाई को यानी मोहन चंद को हरा देता है। इसके बाद वह दीपचंद, जो कि सिराकोट के किले में उनकी मौत हो चुकी थी, तो दीपचंद का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र घोषित किया जाता है प्रद्युमन शाह को और प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना दिया जाता है। आपको पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सभी के सभी कथन यहां पे सही हैं। ठीक है, ललित शाह ने 1779 में कुमाऊं पर आक्रमण कर किस युद्ध में यहां पर विजय प्राप्त करी, जिसके बाद उनके पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बनाया गया?
तो कुमाऊं का राजा प्रद्युमन शाह को 1779 में एक युद्ध होता है जिसे बगवाली पोखर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ललित शाह ने मोहन चंद को हराया और कुमाऊं के अंदर अपने पुत्र को राजा बनाया। ललित शाह का जो कार्यकाल था वो प्रदीप शाह के बाद गद्दी पर आते हैं 1772 से लेकर 1780 तक। यह उनकी अंतिम लड़ाई में से एक थी। इसी को जीतने के बाद, अपने पुत्र को राजा बनाने के बाद जब वो वापस गढ़वाल लौट रहे थे तो दुलड़ी नामक जगह पर अल्मोड़ा में हवाला बाग के पास ये पड़ती है, वहां पर उनकी मृत्यु मलेरिया से हो जाती है। ठीक है, गढ़वाल में जोशियाणी कांड किसके समय में हुआ था? तो देखिए, जोशियाणी कांड ये कब हुआ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1785 में हुआ था। और ये किसके काल में हुआ? ये हुआ था जयकृष शाह के काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जयकृष शाह ललित शाह के सबसे बड़े पुत्र थे। ललित शाह के मरने के बाद ये राजा बनते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो इधर राजा हैं जयकृष शाह, कुमाऊं के अंदर राजा है प्रद्युमन शाह, जिनकी आपस में नहीं बनती थी। तो जैसे ही जयकृष शाह मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, रघुनाथ मंदिर में जाते हैं देवप्रयाग के, जो प्रद्युमन शाह थे, कहा जाता है इन्होंने हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में सेना भेजी और श्रीनगर में उस सेना ने फिर काफी ज्यादा उत्पात मचाया, काफी ज्यादा लूटपाट करी। इसी घटना को जोशियाणी कांड कहते हैं क्योंकि हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में ये सारा कुछ हुआ था। इसी घटना के बाद जब जयकृष शाह वापस आते हैं तो काफी आहत होते हैं, वापस रघुनाथ मंदिर में जाते हैं और कहा जाता है वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। अगला, वह एकमात्र राजा कौन था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया? तो दोनों जगहों पर शासन करने वाले एकमात्र राजा हैं प्रद्युमन शाह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ललित शाह ने कुमाऊं जीता जरूर था लेकिन ये राजा नहीं बना था। इसने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बनाया था। तो उसके बाद जब जयकृष शाह गढ़वाल में राजा बन जाते हैं, जयकृष शाह की मृत्यु के बाद 1786 में इनकी मृत्यु होती है, प्रद्युमन शाह कुमाऊं को छोड़कर गढ़वाल में आ जाते हैं और गढ़वाल के राजा बन जाते हैं। प्रद्युमन शाह के समय गढ़वाल में कौन सा भीषण अकाल पड़ा जिसे 51-52 के नाम से जाना जाता है? तो पहला सवाल यही है, 51-52 का संबंध किससे है? यह भीषण अकाल से संबंधित है। उस समय प्रद्युमन शाह का शासन था। प्रद्युमन शाह के काल में कई सारी चुनौतियां इनके सामने आई। एक तो शुरुआत में ही गोरखाओं का आक्रमण हुआ, लंगूरगढ़ की संधि गोरखाओं के साथ करी। पराक्रम शाह, जिसे पवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है, लगातार वह आंतरिक संघर्ष यहाँ पे, आंतरिक षड्यंत्र यहाँ पे किए जा रहा था, उससे प्रद्युमन शाह परेशान। और अंततः 1795 में ऐसा भीषण अकाल यहाँ पे पड़ता है जिसे 51-52 के नाम से जाना गया। बहुत ही भीषण अकाल इसे माना जाता है। उस समय जो शक संवत चल रहा था वो 1851-52 चल रहा था और उसी के नाम पर इसे 51-52 कहा गया। तो ये हुआ था 1795 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, गढ़वाल के राजाओं को किस धार्मिक उपाधि से संबोधित किया जाता था जिसका अर्थ बद्रीनाथ के समान होता है या बद्रीनाथ के संदेशवाहक के रूप में होता है या उनके प्रतिनिधि के रूप में होता है? तो बोलांदा बद्रीश या बोलांदा बद्रीनाथ इनको कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रद्युमन शाह के काल में ही 1803 के अंदर काफी भीषण यहाँ पे बरसात होती है, भीषण भूकंप यहाँ पे आता है जिसमें अजय पाल का जो राजमहल था जो उसने बनाया था श्रीनगर में वो तक टूट जाता है। और अगले ही वर्ष इस दुर्घटना का लाभ उठाते हैं गोरखा, गढ़वाल पर हमला करते हैं 1804 में और पूरे गढ़वाल पर भी अधिकार कर लेते हैं और गढ़वाल से पवार वंश कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। अगला, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्री कौन होता था पवार काल में जिसे वजीर या मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता था? तो देखिए, पवार वंश में राजा के बाद जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, सबसे शक्तिशाली मंत्री होता था जिसे वजीर या मुख्यमंत्री कहते थे, ये मुख्तार होता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, दफ्तरी नामक प्रशासनिक पद की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? तो देखिए, पवार काल में दफ्तरी नाम का भी एक पद होता था। इसका काम था राजस्व प्रशासन का, ये प्रमुख था पहली चीज, और राजा के नाम पर फरमान जारी करता था। यानी राजा ने जो भी ऑर्डर दिए हैं, राजा ने जो भी कहा है प्रजा से, उन सब का फरमान जारी करने का काम यही दफ्तरी करता था, राजस्व प्रशासन का प्रमुख। इसके अलावा राजा के आदेशों को लिखने वाले को क्या कहते थे? जनता तक पहुंचाने वाले को, फरमान जो जारी करता था उसे कहा जाता था दफ्तरी, लेकिन लिखने वाले को कहा जाता था लेखवार। इसे भी आपने याद रखना है। गढ़वाल शासन में दीवान का कार्य क्या था?
तो गढ़वाल में दीवान का भी पद था। कई बार ऐसा होता था कुछ राजाओं के काल में कि दीवान और वजीर जो होते थे, यानी दीवान और मुख्तार, वो एक ही व्यक्ति होता था, लेकिन कुछ राजाओं के काल में अलग अलग व्यक्ति भी होते थे। दोनों ही लगभग शक्तिशाली थे यहाँ पे, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली राजा के बाद वजीर को माना जाता था। जो गढ़वाल शासन में दीवान होते थे, इनका मेन काम क्या होता था? इनका मेन काम राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखना होता था, यानी ये उस समय के वित्त मंत्री के बराबर होते थे। ठीक है। सेना को वेतन देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सेना के वेतन देने वाला जो जिम्मेदार अधिकारी होता था, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि सेना को वेतन मिले या सेना को वेतन देने का मुख्य कार्य कौन करता था? बख्शी करता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। परमार शासन में परगनों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? परमार यानी पंवार वंश, पंवार वंश को ही परमार कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। इनके काल में परगनों का प्रशासन कौन चलाता था? परगनों का प्रशासन फौजदार चलाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। गांव स्तर पे प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? जो राजस्व जमा करने के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए, गांव में प्रधानों की जो नियुक्ति होती थी उसे जागीरदार के द्वारा या थोकद्वार के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। इसका काम भी वही होता था जो चंद्रकाल के प्रधानों का होता था, राजस्व जमा करना। ठीक है। पंवार काल में न्याय की मुख्य संस्था पंचायत थी। यदि कोई पंचायत के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो अंतिम अपील कहां पर की जा सकती थी? तो हर गांव में न्याय की जो व्यवस्था थी यहाँ पे मुख्य रूप से वो पंचायत थी। अगर कोई व्यक्ति पंचायत के फैसलों से खुश नहीं है तो अंतिम अपील वो कहां करेगा? राज दरबार में करेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पद उस समय यहाँ पर होते थे पंवार काल में, जैसे राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी? वो गोलदार की होती थी, इसको भी याद रखना। जो संदेशवाहक होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको चणु कहा जाता था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।